फ्रेंड, बेटा आज की वीडियो में हम लोग जो है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट किस तरीके से हम बनाएंगे और फोर्सेस के कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए आपको ये समझना होगा कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं हम जिनको देख रहे हैं उनमें आपस में एक इंटरेक्शन है। जैसे आप हो या हम हैं और अर्थ, हमारे और अर्थ के बीच में क्या है, एक इंटरेक्शन है। ठीक है ना। इंटरेक्शन का मतलब होता है फोर्स। एक बॉडी जब दूसरी बॉडी से इंटरेक्ट होती है तो उनके बीच में क्या है, एक फोर्स काम करने लगता है। ठीक है। अच्छा, जब आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो प्लैनेट है, जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। तो वो किस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं, क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं, तो आप कहोगे कि सन और प्लेनेट के बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है। एक इंटरेक्शन है जो कि इंटरेक्शन को ही फोर्स बोलेंगे। तो आप पूरी की जितने भी मैटर हैं, जितनी भी चीज़ें हैं आप देखते हो आसपास, सब में अपना उनका क्या एक इंटरेक्शन है जहां की हम फोर्स की बात करते हैं। तो फोर्स का ही मतलब ही होता है कि दो बॉडी जब आपस में इंटरेक्ट होती है तो वहां पर फोर्स डेवलप होता है, पहला कॉन्सेप्ट। लेकिन अब बहुत सारी बॉडीज हैं। आप देखो, सेलेस्टियल की बात करते हो या तो टेरेस्ट्रियल की बात करते हो। जो ग्राउंड पर जो चीजें, जो हैपनिंग कहाँ हो रही है, अर्थ पे हो रही है, उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल डोमेन। ठीक है ना। जो भी हैपनिंग हमारी अर्थ पे हो रही है, कार मूव कर रही है, हम किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, कोई भी हैपनिंग आप जब देख रहे हो, आपने क्रिकेट खेल रहे हो आप लोग, तो जो भी वहां पर हैपनिंग, जो भी हैपनिंग ग्राउंड पे हो रही है उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल डोमेन। ठीक है ना। और जो भी इसे अर्थ है, प्लेनेट है, सन है, गैलेक्सी है, इनमें जो ऊपर जो है जो भी हैपनिंग चल रही है उसको बोलते हैं सेलेस्टियल डोमेन। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा कि हर जगह एक इंटरेक्शन है जो चीज़ों को तरीके से चला रहा है, तो उसको हमने क्या बोला, फोर्स बोला। तो अब देखोगे कि हर बॉडी में हम चलते हैं, तब भी हम चलते हैं तो हमारे पांव और अर्थ के सरफेस के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है ना। जब किसी बॉडी को हम किसी फ्लूइड में डालते हैं तो वहाँ पर विस्कस फोर्स काम करने लगता है ना। जब हम किसी बॉडी को पुश करते हैं, पुल करते हैं, तब भी वहां पर फोर्स काम करने लगता है। अर्थ हमें अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, वो भी एक फोर्स है। ठीक है ना। तो इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या है कि फोर्सेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की कि क्या है, व्हाट इज द फोर्स, इंटरेक्शन क्यों हो रहा है। तो हमने देखा कि नेचर में, हमारी बाहरी दुनिया में सिर्फ दो टाइप के फोर्स हमको मिले। एक मिला आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और एक मिला आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स, ऐसे बोल सकते हो। हालांकि बाद में वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, दो मासेस के बीच में, अभी हम पॉइंट टू पॉइंट अब आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, दो मासेस के बीच में एक्ट होता है। ठीक है ना। दो अगर मासेस है तभी ग्रेविटी वहां काम करेगी। ठीक है ना। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है ना, वो चार्जेस के बीच में काम करता है। चार्ज पार्टिकल है तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगा। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि हमारे और अर्थ के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है ना। प्लैनेट और सन के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स बोल सकते हो। ठीक है ना। अब अगर आपने कहा कि सर अगर हम किसी बॉडी को दूसरी बॉडी पे हम रब करते हैं तो वहां पर फ्रिक्शन काम करता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स तो एक अलग टाइप का फोर्स हो गया। नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। विस्कस फोर्स भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो हमारी बाहरी दुनिया में हमने जिनको ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि सिर्फ दो टाइप के फोर्स हमको मिले, एक ग्रेविटेशनल फोर्स मिला और एक क्या मिला, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स मिला।
ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मिला, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल या फंडामेंट जो हम पार्टिकल्स की बात करना, हम एटम की बात करना शुरू किए, इलेक्ट्रॉन की बात करना शुरू किए, न्यूक्लियस की बात करना शुरू किए, तो हमने देखा कि वहां पर दो फोर्सेस और एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका नाम है न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। वन बाय वन करके हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जिससे कि आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि हम किन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो नेचर में जो फंडामेंटल जो जितनी भी हैपनिंग हो रही है, चाहे वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करो, चाहे न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स की बात करो, चाहे बाहरी दुनिया की बात करो, ये जितने भी हैपनिंग हो रही है, सारी हैपनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए चार फोर्सेस की नीड होती है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ठीक है बेटा जी, तो हम लोग जो है यहां पर पॉइंट आउट करेंगे कि एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर देयर आर 4 टाइप ऑफ fundamental forces, okay, in nature। ठीक है ना, एक एक करके वन बाय वन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब बेटा हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है, जो कि हर जगह हमारी बाहरी दुनिया में हर जगह लग रहा है। वो इट एक्ट्स बिटवीन टू मासेस इन द यूनिवर्स। ओके, अगर मान लो आपके पास दो मासेस हैं m1 और m2, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है, तो इनके बीच में लगने वाले फोर्सेस का जो कैलकुलेशन हम करते हैं F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आपका जो कैपिटल G है ये आपका है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्स में हर जगह क्या है, एक्ट सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है बेटा जी, जैसे मान लो कि आपकी अर्थ है, ये आपका मून है, और ये मून क्या है, इस अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। देखो ये ना मून, ये हमारी अर्थ है, इसका चक्कर लगा रहा है, इसके बीच में कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सन और अर्थ, सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो कौन सा फोर्स आपका है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमारी जो गैलेक्सी है उसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है, हमारा सन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक ऐसा फोर्स है जो कि दो मासेस के बीच में एक्ट हो रहा है। आई थिंक इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है क्योंकि आपने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, बट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अब इसकी देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। अब नेचर में आपने कहा कि सर देयर आर 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। पहला आपका ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक, स्ट्रॉन्ग, इनके बारे में करेंगे डिस्कस। इन सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है हमारा कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। ठीक है बेटा जी, क्योंकि जो कैपिटल जी की वैल्यू है वो 10⁻⁻11 के ऑर्डर की होती है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है कि ये नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है और लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। मतलब कि आप अगर अर्थ पे हो तो आपके बीच में और सन के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट हो रहा है। वो डिस्टेंस के ज़्यादा होने की वजह से आपको नहीं फील हो पाता है, और अर्थ की ग्रेविटी आप पर ज़्यादा एक्ट हो रही है, उसका इम्पैक्ट आप पे ज़्यादा है। इसलिए क्या है कि सन की जो ग्रेविटी है आप पर वो कम दिखाई पड़ती है, इसलिए क्या है कि आप उसको फील नहीं कर पाते हो। अदरवाइज जो है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कि लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। दो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी रखे गए हैं तब भी वहां क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जिस्टेंस होगा। और एक बात और भी है कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट आपने, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट आपने लिया, ये m1 m2 आपने लिया, इसको आपने एयर में रख दिया, इनके बीच में लगने वाला मान लो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 5 न्यूटन है। और इन्हीं सेम सिस्टम को, सेम मासेस को, सेम डिस्टेंस को अगर आपने वाटर में रख दिया तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं कि मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है बेटा जी, ये फैक्ट आपको मुझे बताना था जो कि आप समझ गए। आई थिंक ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। ओके बेटा,
एक चीज इसमें और भी पॉइंट आउट मुझे करना है कि जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी फोर्स काम करे, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे वो न्यूक्लियर फोर्स हो, जितने भी फोर्सेस नेचर में हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो पार्टिकल के बीच में अगर फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं तो उन फोर्सेस का सोर्स क्या है, ये हमको समझना होता है। इंटरेक्शन में हो क्या रहा है, तो वास्तव में दोनों जो पार्टिकल हैं, दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, वो एक दूसरे को, पार्टिकल को एक्सचेंज करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, अगर दो ऑब्जेक्ट के, दो बॉडी के बीच में एक्ट हो रहा है, तो उन दोनों बॉडी के बीच में जो एक्सचेंज होगा पार्टिकल, उसका नाम है ग्रेविटॉन। क्या नाम है? ग्रेविटॉन। उस पार्टिकल के एक्सचेंज होने से दोनों के बीच में इंटरेक्शन काम करता है। बेटा जी, मैंने एक एनिमेशन लिया, आप देखो यहाँ पर, तो आपको समझ में आएगा। आई थिंक ये देख पा रहे हो, ये आपका सन है, इसके चारों तरफ क्या है, प्लैनेट्स हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। देखो इनमें क्या हो रहा है, इनमें जो एक्सचेंज हो रहा है, आपको दिख रहा है, ये जो एक्सचेंज हो रहा है दोनों साइड से, ये जो एक्सचेंज देख रहे हो आप, एक्सचेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं ग्रेविटॉन। इसी की वजह से ये प्लैनेट और सन के बीच में जो है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है बेटा जी, तो द फील्ड पार्टिकल्स, इसे बोलते हैं फील्ड पार्टिकल्स, है ना, जो फील्ड जनरेट, द फील्ड पार्टिकल्स आप यहां लिख सकते हो। ठीक है बेटा जी, तो आप ये कह सकते हो कि जो फील्ड पार्टिकल है, जो एक्सचेंज हो रहा है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, दोनों मासेस के बीच में, उसको बोलते हैं ग्रेविटॉन। आई थिंक ये थियरी आपको क्लियर हुई होगी और इस एनिमेशन से आप समझ पा रहे हो कि किस तरीके से हमारे दो मासेस के बीच में जो पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है, जो फील्ड, जिसको बोलते हैं फील्ड पार्टिकल, वो किस तरीके का है। ठीक है ना। अब बेटा जी, हमारा जो दूसरा फोर्स आपका है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है ना, अभी तो हम बात नहीं की, हमने बात की ग्रेविटेशनल फोर्स की। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये रेयरली आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मतलब आपको इस पे डेप्थ में नॉलेज लेनी है, लेकिन फिर भी जब फोर्सेस की कैटेगरी में फंडामेंटल है तो आपको बताना ही पड़ेगा कि जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस एटम है, एटम के अंदर क्या है आपका न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपका न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में कंबाइंड फॉर्म में दिख रहे हैं आपको, और ये जो इलेक्ट्रॉन आपका इसमें ऑर्बिट में रिवॉल्व करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन है। तो ये स्टेबल होता है, नो प्रॉब्लम। अब तो कुछ ऐसे टाइम पर, जैसे मान लीजिए जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो न्यूक्लियस क्या होते हैं, बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। ठीक है ना। तो जब अनस्टेबल होते हैं न्यूक्लियस, तो उनके पास हाई एनर्जी होती है, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए न्यूक्लियस के अंदर से कुछ पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। ठीक है ना, जैसे अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा, बीटा पार्टिकल बाहर निकलेगा, गामा पार्टिकल बाहर निकलेगा। तो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल बाहर निकलते रहते हैं। तो जैसे जिस टाइम पर बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है, उसी टाइम पर वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है। ठीक है ना, ड्यूरिंग द बीटा डीके वीक न्यूक्लियर फोर्स हमेशा नहीं एक्ट होता है। जब बीटा डीके का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तब वहां पर एक पार्टिकल आता है, जो मैंने यहां पर लिखा है ना, इट इज एक्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ये एक्ट होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली एट द टाइम ऑफ बीटा डीके। ठीक है, बीटा डीके टाइम, जब बीटा डीके होगा इसमें से, तभी क्या है, वो एग्जिस्टेंस में आएगा। इट एक्ट बिटवीन द न्यूट्रिनो, ये जो मैंने यहां पर वर्ड लिखा हुआ न्यूट्रिनो, ये एक पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस से बाहर निकलता है ड्यूरिंग द बीटा डीके। ठीक है ना, तो वो पार्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग जब बाद में पढ़ेंगे। तो अभी समझो कि जब बीटा डीके होता है, बीटा पार्टिकल बाहर, बीटा क्या है इसके बारे में बताएंगे आपको। बीटा वास्तव में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, उस पर डिस्कस ही नहीं करना मुझे है, बस बीटा पार्टिकल की बात करो कि बीटा पार्टिकल जब निकलता है तो एक न्यूट्रिनो भी क्या है, बाहर निकलता है। और जब न्यूट्रिनो निकलता है तो उस न्यूट्रिनो और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक इंटरेक्शन काम करता है, उसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये वीक होता है बट ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग होता है। ठीक है ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है नेचर में। यहां मैंने रेंज भी लिखी है, इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, क्योंकि 10⁻⁻14 मीटर
टू 10⁻⁻15 मीटर, ये जो ऑर्डर है वो न्यूक्लियस के साइज का ऑर्डर है, यानी उसके अंदर ही ये एक्ट होगा। आई थिंक इस बात को आप समझ गए। अब हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है कि जैसे मान लीजिए आपके पास चार्जेज हैं, उनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है। ठीक है, दो चार्जेज हैं, जैसे मानिए हमने कहा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी आ जाएगा और मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स आपस में लिंक कर दिए गए, लिंक हो गए ये कि इलेक्ट्रिसिटी क्या जनरेट करती है, मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। तो इसको बनाया गया एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर टू अनलाइक चार्जेज होंगे तो उनमें आपस में अट्रैक्शन होगा, और टू अगर लाइक चार्जेज होंगे तो उनमें क्या होगा, आपस में रिपल्सन होगा। वैसे दो मैग्नेट के बीच में भी क्या है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर नज़दीक होंगे तो उनमें अट्रैक्शन काम होगा, और अगर नॉर्थ एक दूसरे के सामने आ जाएंगे उनमें रिपल्सन होगा। तो आई थिंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, अप टू इन्फिनिटी। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर चार्जेस रखे गए हैं तब भी उनके बीच में कुछ न कुछ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगा। और एक्ट बिटवीन टू चार्जेस, वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है, ठीक है ना, वो दो चार्जेस के बीच में एक्ट हो रहा है। और चार्ज अगर मैंने बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तब भी वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। ठीक है ना, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, मीडियम हो चाहे ना हो, दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेंगे। वैसे मीडियम हो चाहे ना हो, दो चार्ज पार्टिकल अगर हैं, दो मैग्नेट अगर हैं, उनके बीच में हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस काम करेंगे। ठीक है बेटा जी। और ये बात मैं साथ बताना आपको भूल गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है, वो रिपल्सिव नहीं होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है। ठीक है बेटा, हम फोर्थ फोर्स की बात करेंगे जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एक डिफरेंट टाइप का फोर्स है जो कि न्यूक्लियस के अंदर एक्ट होता है, बाहर नहीं एक्ट होता है। और आपको पता है कि जैसे आप देखो यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और न्यूक्लियस सेंटर पे है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में कंबाइंड हैं। ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में कंबाइंड है, इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग। और ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। ठीक है ना, और ये दिस इज द शॉर्ट रेंज फोर्स। इट मीन्स कि ये जो है 10⁻⁻14 मीटर की साइज में ही एक्ट होगा, जो कि न्यूक्लियस की साइज है। अगर इससे बड़ी साइज हो गई, यानी एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, यानी एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का डिस्टेंस अगर इससे ज़्यादा होने लगा तो वो न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करेगा। तो ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है और न्यूक्लियस के अंदर ही ये एक्ट होते हैं। दे ऑपरेट विद इन द न्यूक्लियस ओनली। ये तो कॉन्सेप्ट समझ गए। ये क्या होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं कि प्रोटॉन जैसे आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज पर डिपेंड करता है कि नहीं है, लेकिन ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। ये प्रोटॉन के बीच में भी एक्ट होगा, न्यूट्रॉन के बीच में भी एक्ट होगा, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी एक्ट होगा। मतलब न्यूट्रॉन में भी क्या लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, अट्रैक्ट। और प्रोटॉन में भी क्या है, अट्रैक्टिव है। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी क्या आपस में, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है इसके अंदर। ठीक है, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ, न्यूक्लियर फोर्स जो है अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत ही कम होने लगे तो वो रिपल्सिव का भी काम कर सकता है। ठीक है ना, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, तो आप कहोगे सर नो। ठीक है ना, वैसे जनरली क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। ठीक है ना, लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद उसमें रिपल्सन आने लगता है। तो खैर वो उसकी बात नहीं करना हमको है, अभी आपको समझना है कि ये अट्रैक्टिव है। क्यों? क्योंकि मान लो एक प्रोटॉन ये है, दूसरा प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन भी तो लग रहा होगा, तो न्यूक्लियस तो टूट जाता। तो जो प्रोटॉन को रिपेल कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल हैं।
तो ये जो है कि ये प्रोटॉन दूर चला जाता है, ये भी दूर चला जाता है, पूरा का पूरा न्यूक्लियस टूट जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इसमें तो रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है। तो नेट स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स जो इसके बीच में एक्ट हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा है, इसलिए हमारा पूरा का पूरा न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है ना। न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में भी क्या, न्यूट्रॉन में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ही नहीं, सिर्फ न्यूक्लियस फोर्स होगा। लेकिन प्रोटॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, रिपल्सिव होता है, वो चाहता है न्यूक्लियस टूट जाए। लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन को कंबाइंड रखता है, आपस में बाइंड रखता है, इसलिए हमारा पूरा का पूरा क्या है, न्यूक्लियस स्टेबल होता है। बच्चे पूछते हैं कि सर जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में, क्या उनमें भी न्यूक्लियस फोर्सेस काम करते हैं? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस के बाहर है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। ठीक है बेटा जी। अब बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है ना। जो चारों फोर्सेस हैं उनमें किसमें किसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है, अगर उसको हम 1 मानते हैं कि मान लो वो 1 है, तो जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻25 टाइम्स ज़्यादा होता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻36 टाइम ज़्यादा होता है। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻38 टाइम ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को एक रेफरेंस मान लिया है कि मान लो वो 1 है। तब हमने कंपैरिजन किया और देखा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या है, 10⁻38 टाइम्स ज़्यादा किससे है, ग्रेविटेशनल से, और इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये रेशियो आपको याद होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछा भी जाता है। ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अब बेटा ये जो टॉपिक है इसमें क्या है, हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि क्या है, मीनिंग क्या है यूनिफिकेशन की। ठीक है बेटा जी। तो जैसा कि आप जानते हो कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स को ईजी करने के लिए मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि क्या होता है यूनिफिकेशन। लेकिन यहाँ पर यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये सोचना होगा कि इसके पहले जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नेचर में 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। ठीक है ना। वो अलग अलग हैपनिंग को एक्सप्लेन करते हैं, उनकी रेंज अलग है, उनकी स्ट्रेंथ अलग है ना। और वो अलग अलग जगहों पे काम करते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मासेस के बीच में काम कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो चार्जेस के बीच में काम कर रहा है, और जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, वो काम कर रहे हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, और उनकी रेंज बहुत ही कम होती है। तो इस तरीके से हमारे 4 फोर्सेस थे। लेकिन यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस क्या है, उसको समझने के लिए आपको ये सोचना होगा कि कोई ऐसा तरीका है जिससे हम क्या करें कि इन चारों फोर्सेस के बीच में हम एक लिंक बना दें। मतलब इन चारों फोर्सेस को आपस में कलेक्टिवली जो है एक सिंगल फोर्स से हम रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है ना। ये हमारा जो है, ये हमारा एम है यूनिफिकेशन का। ठीक है ना। हालांकि ऐसा पॉसिबल पूरी तरीके से नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी जो है साइंस, जो साइंटिस्ट हैं उनका यही उनकी यही कोशिश हो रही है कि जो चारों फोर्सेस हैं, इन चारों फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स के साथ रिप्रेजेंट कर दिया जाए। क्या ये पॉसिबल है? इसकी स्टडी हम करेंगे। और मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है कि द यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस इज द आइडिया इट्स पॉसिबल ऑफ मर्ज ऑफ ऑल टाइप ऑफ नेचर ऑफ फोर्सेस एज मैनिफेस्टेशन ऑफ वन सिंगल फोर्स। क्या हम वन सिंगल फोर्स में सबको हम कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है ना। और ट्राई भी किया गया। मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स एक अलग टाइप का डोमेन है, जहाँ पर चार्जेस होते हैं वहाँ पर काम करता था। मैग्नेटिक फोर्स एक अलग टाइप का डोमेन था, जहाँ मैग्नेटिक फोर्स अलग काम कर रहा था। तो बाद में जो है कि ओरेस्टेड और फैराडे ने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों में आपस में रिलेशन है, ये दोनों आपस में इंटरलिंक हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स
से हम मैग्नेटिक फोर्स को डेवलप कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फोर्स से है क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हो सकता है और होता है। इट मीन्स ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ये मैग्नेटिक फोर्स ये अलग अलग नहीं है, ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो इनका एक सिंगल नाम दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट मीन्स कि अब ये देखो यूनिफाई हो गया ना, इलेक्ट्रिक फोर्स अलग था, मैग्नेटिक फोर्स अलग था, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे काम कर रहे थे। लेकिन जब रिसर्च में ये पाया गया, स्टडी में पाया गया, नहीं, ये इनको हम आपस में यूनिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज द यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। ये क्या है, फोर्सेस को यूनिफाई करने का तरीका है। तो यही हमारी कोशिश चल रही है, फिजिक्स में काम भी हो रहा है और कुछ हद तक हम लोग कामयाब भी हुए हैं। देखते हैं कैसे। अब देखो, पूरे के पूरे यूनिवर्स को, यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस में पूरे के पूरे यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक मैटर है और एक एनर्जी है। और आपको पता है कि मैटर और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकता है। और फॉर्मूला किसने दिया था, इक्वल टू mc², अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था कि हम मैटर को एनर्जी में, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट। तो पूरे की पूरे होल यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मैटर और एनर्जी। मैटर का जहां पर बात आई कि मैटर में तो आपस में इंटरेक्शन होता है, मैटर है तो इंटरेक्शन है, और इंटरेक्शन है तो वहां फोर्स है। तो मैटर के लिए क्या आया, आपका फोर्स की बात आई। और अगर मैटर के लिए फोर्स की बात आई, और आपको पता है कि फोर्स को हमने चार फंडामेंटल फोर्सेस में हमने डिवाइड किया था। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में जो एक्सचेंज पार्टिकल था, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप कर रहा है, जो फील्ड बना, जो ग्रेविटी बना रहा है, जो फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड बना रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटॉन। ठीक है ना, ग्रेविटॉन ही दो मासेस के बीच में इंटरेक्शन डेवलप करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के केस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, तो वहां पर एक्सचेंज क्या हो रहा है, वहां पर जो एक्सचेंज हो रहा है वो पार्टिकल, उसका नाम है फोटोन। ठीक है बेटा जी, तो फोटोन पार्टिकल के एक्सचेंज होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट होने लगते हैं दो चार्ज पार्टिकल के बीच में। वीक फोर्सेस के बारे में डिस्कस किया हमने। तो वीक फोर्सेस के लिए कौन से पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इनको बोलते हैं इंटरमीडिएट पार्टिकल्स। W प्लस माइनस और जेड नॉट से डिफाइंड है ये, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट पार्टिकल्स। ठीक है बेटा जी, तो हालांकि डिटेल में इसको अंडरस्टैंड नहीं करना है, ये पार्टिकल थ्योरी की बात है, जब हम पार्टिकल फिजिक्स पढ़ते हैं वहां पर इसकी स्टडी करते हैं, फिर भी नाम आपको जानना चाहिए। इसके बाद हम लोग थर्ड पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दो न्यूक्लियॉन, जैसे न्यूक्लियॉन्स के बीच में, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स है, उस फोर्स के लिए कौन सा पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है या कौन सा पार्टिकल एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं पाई मेसान। ठीक है ना, इस तरीके से जो है कि जो पार्टिकल जो है एक्सचेंज होकर के फोर्सेस को बना रहे हैं, उनके बारे में हमने यहां डिस्कस किया। लेकिन हमारा काम है कि इन चारों फोर्सेस को यूनिफाई करना, एक साथ एक ही फोर्स से इसको, सिंगल फोर्स से इसको रिप्रेजेंट करना। ठीक है ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पे बहुत मेहनत की, बड़ी कोशिश की, लेकिन चारों फोर्सेस को उन्होंने यूनिफाई वो नहीं कर पाए। ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये यूनिफाई नहीं हो पाया है। तो वन बाय वन देखते हैं कि यूनिफिकेशन किनका किनका हो पाया, किनका किनका नहीं हो पाया। ठीक है बेटा, तो बेटा जी अब देखा जाए कि कौन कौन के फोर्सेस आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो ये देखा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स, ठीक है ना, ये आपस में रिलेटेड हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स, इनमें आपस में क्या है, इनको हम एक सिंगल फोर्स से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। क्योंकि दो फोर्सेस अलग अलग जोन में काम कर रहे हैं, दोनों को क्या किया आपने, यूनिफाई कर दिया, तो इसे बोलते हैं यूनिफिकेशन फोर्सेस। ठीक है ना, आई थिंक मेरी बात को समझ पाए आप। और बेटा जी इस काम के लिए, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स को यूनिफाई करने के लिए जिस साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था, उसका नाम था अब्दुल सलाम। 1996 में उनको 1996 में नोबेल प्राइज मिला था, जो कि पाकिस्तान के साइंटिस्ट थे। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्स को इन्होंने क्या कर दिया था, आपस में यूनिफाई करके, उसका नाम रखा यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है बेटा, तो बेटा जी तो जैसे इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स को आपस में यूनिफाई किया,
और उसका नाम दिया इन्होंने इलेक्ट्रोवीक फोर्सेस। ठीक है ना, एक नाम, मतलब इलेक्ट्रोवीक फोर्सेस में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और वीक फोर्सेस भी आ जाए, उनको बोलते हैं यूनिफिकेशन फोर्सेस। बाद में चल करके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को भी जो है आपस में वीक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ रिलेट कर दिया गया, वो एक अलग कॉन्सेप्ट से। तो वो क्या बना, ग्रैंड यूनिफिकेशन थियरी। क्या बोलते हैं इसको, ग्रैंड यूनिफिकेशन थियरी। मतलब अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये तीनों आपस में एक ही थियरी से एक्सप्लेन होंगे, जिसका है ग्रैंड यूनिफिकेशन थियरी, जिसका नाम पड़ा ग्रैंड यूनिफिकेशन थियरी। ठीक है बेटा जी। अब मैक्सिमम फोर्सेस को हमने आपस में इंटर रिलेट कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठा कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो इंटरलिंक नहीं हो पाया, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। दिस इज द क्वेश्चन मार्क। ग्रेविटेशनल फोर्स इन चारों फोर्सेस के साथ यूनिफाई नहीं हो पाया, इस पे काम चल रहा है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बताना चाहता हूं बेटा जी आपको, ठीक है। अब बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ द फिजिकल लॉ, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो हमारे नेचर में जो भी फिनोमेना हो रहे हैं वो किसी न किसी लॉ से क्या है, गवर्न हो रहे हैं। उनमें कोई ना कोई लॉ लगा के उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। तो अब आप जानते हो कि हमारे जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसमें कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि हमेशा कांस्टेंट होती है टाइम के साथ, ठीक है ना, जिनको बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो कि अगर वो कांस्टेंट हैं तो वो कंजर्व होगी, अगर टाइम के साथ साथ क्या है वो कांस्टेंट है तो क्या होंगी, वो कंजर्व क्वांटिटी कहलाएगी, जिसको बोलते हैं दीज आर कॉल्ड कंजर्व्ड क्वांटिटीज। ठीक है बेटा जी। तो क्या क्या है, जैसे आपकी एनर्जी है, पता है कि यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय, वो एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में वो कन्वर्ट हो रही है, बट वो क्या है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, न कहीं से क्रिएट हो रही है। तो उसके बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी, किसी बॉडी का मोमेंटम कुछ है तो हमेशा वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो फिक्स होता है, बॉडी का मास तो फिक्स है, ठीक है ना। वेलोसिटी अगर किसी बॉडी के पास है तो उसके पास मोमेंटम m इंटू वी होगा, और वेलोसिटी को चेंज करने के लिए आपको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर आप फोर्स नहीं लगा रहे हो, कोई फोर्स सिस्टम पर नहीं लग रहा है, तो पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व होगा। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। एक बॉडी से दूसरे बॉडी को चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन नया चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, क्रिएट नहीं हो रहा है कहीं से। वो जो पहले से यूनिवर्स में जितने चार्ज हैं उतने ही हैं, वो केवल एक्सचेंज हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। इसलिए कहते हैं कि जो चार्ज है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जैसे आपने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम, वैसे क्या आपका है एंगुलर मोमेंटम। जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो जब रोटेट करती है तो उसमें जो मोमेंटम आता है उसे बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि वो रोटेशन में है वो। और वो एंगुलर मोमेंटम तब तक नहीं चेंज होगा जब तक कि उस पर कोई टॉर्क ना लगाया जाए। टॉर्क का मतलब जानते हो क्या आता है, टॉर्क मतलब जो ऐसा फोर्स जो कि घुमाने वाला है, जो कि सिस्टम को रोटेट कर दे रहा है। तो जब तक क्या है कि आपका एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, हमेशा कांस्टेंट होगा, जब तक कि क्या है हम उस पर कोई फोर्स ना लगाएं, कोई टॉर्क ना अप्लाई करें। तो ये कुछ फैक्ट थे नेचर ऑफ फिजिकल लॉ के, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और कोई डाउट होगा बेटा जी हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।